हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। माय स्टूडेंट्स, आ जाइए। आज हमारी जो 50% मैंने रियल एनालिसिस का कंप्लीट किया था वो आज से हम शुरू करेंगे बच्चों, और ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, एक फुल एनर्जेटिक के साथ आज हम काम करेंगे। क्या जाओ यहाँ से रियल एनालिसिस पे आ जाओ, चैप्टर 6.2 पे। ठीक है, 6.1 मैंने ग्राफिकली कर दिया था, तो आज हम 6.2 पे चलते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ डिफाइन हम करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको नॉर्मली सिखा दूंगा और कुछ एक्सरसाइज भी हम करेंगे। चलो कि पहला डेफिनेशन पे आ जाओ कि भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का सिंबल मैं ऐसे यूज करवा दिया करूँगा। ठीक है, ऑफ ट्रेंड में ये माने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एंड दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए। समझ आ रहा है? चीज़ें बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से बच्चों, ट्रस्ट मी। वो आगे हम क्या काम करेंगे रियल एनालिसिस, तो मैं आपको इतने अच्छे से सिखा दूंगा। चलो हम टाइम को आज वेस्ट नहीं करेंगे। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए एक फंक्शन हमको चाहिए। एक फंक्शन है, माने ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए बच्चों, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, और ये कोई मान लो कोई फंक्शन f है, a2 कोई भी r है, हम कोडोमेन को तो बढ़ा भी सकते हैं। और ये क्या होना चाहिए, ये देखो, ये कंडीशन पे फोकस करो और ये फंक्शन पे डाल दो, और ये भी ऐसा होना चाहिए। और ये जो है ना x1 x2 वो हर कोई भी डोमेन में से कोई भी पॉइंट होगा। इसका मतलब जानते हैं कि भाई बड़े पॉइंट है ना, x2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, यहाँ थोड़ा फोकस करो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है x1 से। माने बड़े पॉइंट पे अगर फंक्शन की भी बड़ी वैल्यू आ जाए, देखो, या फिर बराबर आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन भी तो आते हैं ना बच्चों, वो कांस्टेंट फंक्शन ही इक्वालिटी को मेंटेन करता है। सो बड़े पॉइंट पे दो पॉइंट, कोई भी इस फंक्शन में से, डोमेन में से कोई भी दो पॉइंट उठा लो, उनमें से ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो, x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1, और उसमें फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन तो दिया होगा, उस पे इस पॉइंट को डाल दो। वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो आप बोल दो उस फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जाएगा। समझ आ रहा है? प्योर डेफिनेशन सुनो, ए फंक्शन f फ्रॉम a to r इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ क्या होना चाहिए, इफ f of x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f of x1 फॉर ऑल, ये ध्यान रखना है, ये फॉर ऑल आएंगे, फॉर ऑल x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू a। समझ आ गई? कितने प्योर अच्छे से तरीके से बोला मैंने। ऐसे भी आपको जुबान से बोलना आना ही चाहिए, रट्टा मत मारो, सीखने को कोशिश करो, सीख जाओगे आप। तो भाई ये फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1, ये पॉइंट तो वैसे ही कंडीशन रहेगी, लेकिन फंक्शन की जो बड़े वैल्यू, बड़े पॉइंट पे फंक्शन की अगर छोटी या फिर बराबर आ जाए छोटी वैल्यू से 1 से, तो भाई वो फंक्शन को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। प्योर डेफिनेशन दे दें तो प्योर डेफिनेशन सुनो, a function f from a to r is said to be monotonically decreasing if f of x2 is less than or equals to f of x1 for all x2 greater than x1 where x1 x2 belongs to capital A, belongs to ना बोलो, belonging to A बोलना है। लैंग्वेज मैंने सिखा दिया था, नहीं तो जाके बार बार वो लॉजिक के चैप्टर देखो। किसी को लॉजिक नहीं आएंगे, एनालिसिस तो आ ही नहीं सकता बच्चों, आ ही नहीं सकता। ये मेरी बात को गौर से लिया करो। थर्ड पे आ जाओ, स्ट्रिक्टली पे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक के लिए देखो, यहाँ ही मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ मैं ये थर्ड में, ये फोर्थ में,
थर्ड में स्ट्रिक्टली है, ये भी स्ट्रिक्टली है, ठीक है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, सेम है, सिर्फ इस इक्वलिटी को हटा दो, बोलना शुरू करो। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ दिस होल्ड फॉर ऑल x2 strictly greater than x1 and strictly monotonically decreasing if this condition satisfied। क्लियर है माय स्टूडेंट्स। फिफ्थ पे आ जाओ, बाउंडेड पे। देखो सीखो, मैंने 6.1 में जब ग्राफिकली वर्जन मैंने सिखाया था, ग्राफिकली इसकी डेफिनेशन क्या था बच्चों, कोई मुझे बता सकता है? ग्राफिकली ये था कि भाई इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज रेजिंग माने ऐसे हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज रेजिंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे कुछ सिचुएशन होल्ड करे तो ये इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है, सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे इस टाइप का फंक्शन को। और ग्राफिकली इसके लिए क्या था, इसके लिए ये था कि भैया इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज फॉलिंग, स्ट्रिक्टली फॉल हो रहा है, फॉल गिर रहा है थ्रू आउट द डोमेन। मैंने बोला थ्रू आउट कहाँ देखना है, ये पूरे एक्स एक्सिस पे ऐसे है होंगे ना, तो इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जॉज करना है। कोई बच्चे को मैंने ऐसे, इसलिए तो वो थ्रू आउट मैंने समझाया। मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है, यहाँ है, ऐसे हैं, ये कौन है, मोड एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ सुनो, ये क्या है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई बच्चा ऐसा बोलता है थ्रू आउट ये सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। काहे का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी नहीं है। इन फैक्ट दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। क्यों? कुछ डोमेन में भी ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, कुछ डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ऐसे फंक्शन क्यों? ये थ्रू आउट डोमेन है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से ये ज़ीरो है, ज़ीरो क्लोज भी ले लो, इस पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये फॉल हो रहा है ना बच्चों। लेकिन क्लोज 1 से इन्फिनिटी ये ग्राफ आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन कोई बच्चा बोलता है थ्रू आउट डोमेन पूरे आर पे क्या होगा, पूरे आर पे सर ये नॉट मोनोटोनिक है। ऐसा नहीं बोलना है कि मोनोटोनिकली है, ना 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 जी। कुछ डोमेन पे इंक्रीजिंग है, कुछ डोमेन पे डिक्रीजिंग है। ये आपको जजमेंट देना है, जो देना था मैंने आपको दे दिया। तो अब आ जाओ बाउंडेड पे, आ जाओ बाउंडेड पे। ग्राफिकली वर्जन मैंने क्या बोला था, एक फंक्शन बाउंडेड कब होगा, जब ऐसे दो लाइन मुझे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाए जो कि ग्राफ उस दो लाइन के बीच में रह जाए। तो उसका नेगेशन क्या होगा, मान लेते हैं फॉर एवरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉर एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो ये कोई ग्राफ है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये बाउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे आप खींच नहीं सकते जो कि वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन उस दो लाइन के बीच में रह जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इनफैक्ट मान लो ये भी बाउंडेड नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो है ना। क्यों? क्योंकि ये तो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो एक ही लाइन होता है, इससे ऊपर ग्राफ है तो बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाया था, लेकिन यहाँ प्योर वर्जन हम सीखेंगे। तो आप बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आएंगे सर कि अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का क्या, कौन सी डेफिनेशन दे, तो भाई यही डेफिनेशन देना है आपको, प्योर डेफिनेशन। ऐसा मत बोलना if a function is said to be monotonically increasing if the graph of the function is rising or parallel to x-axis. No, this is not a valid definition. दिस इज़ ग्राफिकल वर्जन है, और ग्राफिकल वर्जन अगर जब तक वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ना पूछे तब तक आप
बोलने के अधिकार नहीं है, बोल नहीं सकते। तो यू हैव टू स्पीक अबाउट दिस डेफिनेशन, दिस इज द प्योर डेफिनेशन, यू हैव टू टेल देम दिस डेफिनेशन ओनली, ठीक है। तो ए फंक्शन f फ्रॉम a to r इज सेड टू बी बाउंडेड कब होगा? जब भैया एक ऐसा k1 k2 दो रियल नंबर मुझे मिल जाए। ऐसे आप इफ देयर एग्जिस्ट k1 k2 टू रियल नंबर्स ऐसे मिल जाए, सच दैट क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन उस दो रियल नंबर के बीच में मुझे मिल जाए फॉर ऑल x, ये भी बोलना है। अगर ऐसे कुछ कंडीशन होल्ड करता है तो भाई ये इसका नेगेशन क्या होगा? इफ फॉर एवरी रियल नंबर इस फंक्शन इस दो माने ऐसे बाउंडेड की वो एग्जिस्ट ना करे तब वो बाउंडेड ही नहीं है, माने या फिर अनबाउंडेड बिलो होगा या फिर अनबाउंडेड अब हो, है ना बच्चों। तो उस फंक्शन को हम अनबाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? ये क्लियर है। अब थोड़ी कुछ रिजल्ट्स में दूंगा, उसके बाद और भी कुछ बहुत काम करने जाएंगे। चलते हैं बच्चों, कुछ रिजल्ट्स पे आ जाओ, रिजल्ट्स पे आ जाओ। पहली रिजल्ट ये बोलता है कि आपके पास मान लो ये कोई भी फंक्शन है, कैसी है, ये मान लो ये कोई फंक्शन है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये बोलता है रिजल्ट कि भाई इसका नेगेटिव ले लो -f क्या होगा जानते हैं, इस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को ये देंगे, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। इफ एंड ओनली इफ है वो, ऐसे भी सेकेंड चल बना सकते हो। A function f is monotonically decreasing if and only if -f is monotonically increasing होगा, वाइस वर्सा है ना बच्चों। सेकेंड पे आ जाओ, ये कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b से आपका डिफाइन हुआ और ये क्या है, मोनोटोनिक। क्या है बच्चों? मोनोटोनिक है। मैंने बोला सिर्फ क्या है, सिर्फ मोनोटोनिक मैंने बोला। मोनोटोनिक माने आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर ये कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो इफ एंड ओनली इफ का कोई केस नहीं है, तो भाई ये फंक्शन को आपका बाउंडेड होना चाहिए। मैं बोलूँगा उसके वर्ड में, लेकिन चीज़ें समझ तो पहले। लेकिन अगर ये फंक्शन ओपन इंटरवल a, b से r कोई डिफाइन है और ये कोई मोनोटोनिक मान लो फंक्शन है, तो ये फंक्शन नीड नॉट बी बाउंडेड, नीड नॉट, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल के लिए 1/x ही ले लो ऑन इस 0,1 इंटरवल ले लो। इस फंक्शन इस डोमेन में क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है? मैंने ग्राफिकली बताऊंगा, और ग्राफ में आप जानते हैं ये आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइजिंग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे राइजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन तो भाई इस इंटरवल में डेफिनेटली मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली इनफैक्ट इंक्रीजिंग है। लेकिन ये फंक्शन थोड़ी ना बच्चों ये बाउंडेड है, नहीं। इस ज़ीरो पे तो ये फंक्शन ही जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ अप्रोच करते जाओगे तो ये फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये बाउंडेड नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। लेकिन क्लोज इंटरवल में ऐसा कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, आइदर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, देन वी क्लेम that means it has a proof that this function has to be bounded, इस फंक्शन को बाउंडेड होना ही पड़ेगा। तो फोर्थ पे आ जाओ कि कोई बच्चा आया, सर ऐसे दो फंक्शन है f एंड g, ठीक है, और ये दो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई f प्लस g भी निकालो, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। इनफैक्ट इसका डिक्रीजिंग का केस भी होल्ड करेगा, माने दो फंक्शन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसकी एडिशन ऐड जो करोगे ना बच्चों वो भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा।
लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है, मान ले ये कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है f माइनस जी बोलो या फिर f इंटू जी बोलो, वो कभी भी नीड नॉट का केस आएंगे, नीड नॉट बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी ये केस आप ले सकते हो। काउंटर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बोलता है, इसके लिए सुनो, इसके लिए f को आप x ले लो, जो कि ऑफ कोर्स इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग है ना। तो और g को एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लूँगा। yes of course greatest integer function is rising nature and parallel to x-axis. yes it is increasing function in fact throughout the domain। तो दोनों दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन मैं जब इसकी f माइनस जी करा तो वो आया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो कि ये क्या होता है बच्चों, मैंने ये बताया कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए काउंटर, और इसके लिए काउंटर अगर बोलोगे f को आप x ले लो, g को भी x ले लो, किसने मना किया कि ये लेना नहीं अलाउड है, ले लो दोनों को। तो भाई मैंने देखा कि f इंटू जी मैंने करा, f इंटू जी करा तो ये एक्स स्क्वायर आया, थोड़ी ना एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो ये आपके पास कुछ काउंटर मैंने आपको दे दिया है कि भाई ऐसे कुछ रिजल्ट्स अगर सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो उसकी रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेरे पास था जो आपको देने की कोशिश किया वो मैंने दे दिया है। तो ये आपको याद थोड़ी रखना है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं और आपके लॉजिक के लिए बहुत शानदार काम करेंगे, वो होता है पीरियोडिक फंक्शन पे आ जाओ। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन इसका डेफिनेशन ये बोलता है कोई फंक्शन है, ये हाँ फंक्शन है तो कोई डोमेन को डोमेन तो होगा ही, ठीक है। ए फंक्शन f is said to be periodic कब, if there exist, ये वर्ड ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा बच्चे ये भूल जाते हैं, अंडरलाइन भी कर लो। if there exist स्मॉलेस्ट, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये बोलना है। t belongs to of course r, ठीक है। इनफैक्ट कहीं ऑथर इसको ऐसा लिखते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर t ग्रेटर देन 0, ये भी ऐसे लिखना वैलिड है, ओके। लेकिन ये ध्यान रखनी है आपको, बहुत ध्यान रखना है। जब मैं क्वेश्चन इसका प्रूफ करूँगा ना, ये वाला फोकस में हम लेंगे। तो इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर मैंने बोला, पॉजिटिव रियल नंबर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए t, जिसके लिए मुझे क्या होल्ड करना है, फंक्शन में डाल दो f ऑफ x प्लस t इज इक्वल्स टू f ऑफ x, यहाँ लिखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी कंडीशन होल्ड करना है, तो भाई वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, पीरियोडिक हो जाएंगे। ये 11th का कोर्स में थोड़ी टच कर रहा हूँ, 11th में जो थोड़ी पढ़े होंगे आपने, लेकिन इतने डिटेल में वहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, वो तो थोड़ी सी ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन आज हम इसकी तोड़ फोड़ थोड़ी करेंगे कि चीज़ें होता क्या है, ठीक है। तो पीरियोडिक, और जब ऐसी कंडीशन होल्ड करें, इस t इतनी काम करता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो t, ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना बच्चों, उसको उसकी पीरियड बोलते हैं, पीरियड बोलो, या फिर इसका फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, क्लियर है।
जब फंडामेंटल पीरियड बोलो या फिर खाली पीरियड बोलो, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐसे वैसे नहीं है, उस टी को कुछ नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, अब उससे रिलेटेड कुछ इवन और ऑड फंक्शन का चक्कर मैंने करवा दिया। एक इंटरव्यू में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। फेमस क्वेश्चन वो क्या है कि भाई ये जो f(x) इज इक्वल्स टू k है फॉर ऑल x, व्हाट इज दैट? दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो क्वेश्चन में ये आएंगे कि भाई मुझे बताओ ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियडिक है कि नहीं है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस सर, द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियडिक। तो काउंटर क्वेश्चन ये पूछेंगे, ओके वेरी गुड, इफ दिस कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियडिक देन वुड यू लाइक टू टेल अस दैट व्हाट इज इट्स पीरियड। तो उसकी फंडामेंटल पीरियड क्या है या फिर इसकी पीरियड कितना है? तो आपको क्या बोलना है? तो आपके आंसर ये होना चाहिए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस कंडीशन सैटिस्फाई। तीसरे क्वेश्चन में पूछेंगे, कैन यू टेल अस द सम एग्जाम्पल दैट व्हाई इट इज कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियडिक एंड इट हैज नो पीरियड। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ये देना है उसको। सर लेट अस सपोज टी को आपने 0.01 ले लिया, मान लेते हैं ये इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रियल नंबर में बोलता हूँ, तो क्या होगा कि f(x) प्लस 0.01 लेके जाऊंगा, और लेके जाऊंगा तो ये ऑफ कोर्स के ही आएंगे जो कि f(x) है, और यही मुझे चाहिए था। इनफैक्ट फॉर ऑल x है ये। यस, ये तो सेटिस्फाई किया, लेकिन क्या ये सबसे छोटी है होगा? ये तो यूं मैं और एक एग्जांपल ले लूँगा। ये आपने दिया सर देखो ये कांस्टेंट फंक्शन को सेटिस्फाई किया है, ये इसका पीरियड है। मैं आया, मैं देखो बच्चों मैंने उससे भी छोटा एक रियल नंबर ऐसे दे दिया जो कि ये भी तो के आता है, जो कि f(x) होगा और फॉर ऑल x के लिए। तो आपने बोला ये सबसे छोटी रियल नंबर है, लेकिन मैंने उससे और छोटी भी दे दिया, लेकिन क्या ये इसका पीरियड है? कोई तीसरा बंदा आया, उसने तो 0.0001 दे दिया, उससे भी छोटी दे दिया, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। और किसी ने आया सर 0.1 एक ओपन इंटरवल उन्होंने दे दिया। ऑफ कोर्स ये एक ओपन इंटरवल है, रियल नंबर का सबसेट है, और इसका मिनिमम वैल्यू भाई ये इन्फिमम तो एग्जिस्ट करता है, थोड़ी ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है इसमें पूरे आर में। इनफैक्ट इस पूरे रियल नंबर में ऐसा कोई भी स्मॉलेस्ट रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है। ये दिस इज माई point, that's very very important point you have to remember, that there does not exist any smallest positive real number on R। पूरे रियल नंबर में से आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड होता है? नो। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है, हर एक रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हर एक रियल नंबर का ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर मुझे संसार में ढूंढते भी नहीं मिलता है जो कि ये इसका पीरियड बन जाए और ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे। नो। समझ आया? जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ वो समझ आया? ऐसे तोड़ फोड़ मैंने ज़िंदगी में सब्जेक्ट के ऊपर किया है ना बच्चों, आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जितनी बार एग्ज़ाम दोगे उतनी बार आपका क्लियर हो जाएंगे। मैंने खुद पे ट्राई मारा था कि भाई सच में मेरे जो पहली बार में हो गया था, देखते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी ट्राई करते हैं क्या मेरे तुक्के मारने से हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने ट्राई मारने के लिए दूसरी बार भी अटेम्प्ट दिया है, लेकिन उस बार भी उससे कहीं ज़्यादा मार्क आए। ठीक है,
तो ऐसे तुक्के तुक्के से नहीं होता है। सब्जेक्ट के नॉलेज आपका डेवलप करना चाहिए, सब्जेक्ट आपको सीखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को डेवलप करो, वो खुद अपने आप उसके बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, इसकी कोई शक नहीं है। ये मैं सीधा बोलता हूँ, सीधी बात कड़वी होती है, बच्चे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो द कांस्टेंट, इंटरव्यू में जो जैसे भी क्वेश्चन पूछे क्या वो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है, तो आप बोलना है हाँ सर द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक। तो उसका पीरियड क्या है, इट हैज़ नो पीरियड, माने देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। इनफैक्ट उसको बोलो वाई, अगर बोलें तो वाई का क्वेश्चन ये बनते हैं बिकॉज सर देयर डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड एनी मिनिमम और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। We can find the infimum, we can find the suprema, but the maximum or minimum value of any interval or any real number we cannot find. It is not defined. तो हमको पीरियोडिक का डेफिनेशन ये बोलता है सर इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो कि ये होल्ड करे, तो उसको जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर को हम पीरियड बोलना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं मिलता है सर, तो ऐसा नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं सर, वो नहीं होता है। समझ आया? तो एक रिजल्ट का प्रूफ करवा देते हैं, बहुत शानदार है, सुनो। वो बोलता है सेकेंड रिजल्ट पे आ जाओ। ये है ना बच्चों फॉग, ये पीरियोडिक होगा, अच्छा पीरियोडिक होगा, लेकिन कंडीशन है वो जी आपका पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको पकड़ के जाएंगे, प्रूफ करेंगे, इसका सिंपल सा प्रूफ है। अब बच्चे बोलते हैं सर प्रूफ इसका क्यों कर रहे हो, आता है जब मैं इस रिज़ल्ट को आगे जो एग्जाम्पल में करूँगा ना, ये बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए हैं। तो पीरियोडिक के ऊपर आपको पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो ये रिज़ल्ट क्या बोलता है, गिवन है क्या है जी आपका पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा टी मुझे मिला होगा जिसके अकॉर्डिंगली ये मेरे जी ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। यही तो डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का। अगर एफ पीरियोडिक है तो इसके लिए ऐसा कुछ एग्जिस्ट हुआ जो कि ये होल्ड करा। अगर ये जी पीरियोडिक बोल रहे हो तो ऐसे तो कुछ होना चाहिए, ये हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको पीरियोडिक बोल के प्रूफ करेंगे। तो मैं फॉग लेके गया, इस फॉग के एंगल में FOG के एंगल में क्या मुझे डालना है, x प्लस टी अप्लाई करना है ना बच्चों। और फॉग हम जानते हैं जी पर ही लगता है, तो f ऑफ ये जी के क्या होगा, x प्लस टी में होगा, है ना। इंटरेस्टिंग देखो कि f ऑफ इसकी यूज कर दो, g ऑफ x है ना, ये g ऑफ x है। और इनफैक्ट इसको आप ऐसे लिख दो कि भाई f ऑफ ये लिया और f ऑफ फिर से ये वाला x लिख दो। बोलेंगे सर f का रूल क्या है, इसमें तो कुछ f का तो कुछ रूल ही नहीं है, ये तो यूं ही पड़ा रहेगा। तो कोई बच्चा बोलता है तो सर गॉफ तो नहीं होगा, किसी ने बोला होगा बोल के, मैंने तो नहीं बोला गॉफ होगा बोल के। उसके लिए f को आपको गॉफ के लिए f आपका पीरियोडिक होना चाहिए, जैसे कि फॉग के लिए g आपका पीरियोडिक हुआ उसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फॉग FOG भी पीरियोडिक होगा लेकिन जी आपका पीरियोडिक होना चाहिए। तो मेरी कहने का मतलब कि भाई ऐसे अगर वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक क्वेश्चन मैं कंसीडर करता हूँ, साइन ऑफ कॉस एक्स, क्या ये पीरियोडिक है, ये फॉग है, मुझे बस देखना है ये पीरियोडिक है कि नहीं। हाँ कॉस एक्स तो पीरियोडिक है, मैं 12th क्लास से हम जानते हैं, यस 11th क्लास से इनफैक्ट ये जानते हैं दिस कॉस एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड कितना 2 पाई है ना। तो 2 पाई है तो इसकी पूरे के पूरे कितने होगा, 2 पाई होगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा और 2 पाई होगा।
और क्यों इतने सिर्फ, और बोलता है सर एक कॉस अगर लगाऊं तो ये अब की बार ये पीरियोडिक होगा, बिल्कुल होगा। इस ये देखो ये पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई है, ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई है, तो ये भी पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2 पाई है। आगे क्वेश्चन करूँगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूँगा, आपके जो जितने भी छोटी छोटी डाउट है ना वो सब गुम हो जाएंगे बच्चों, सारे गुम कर देंगे हम, ये मेरी प्रॉमिस है आपको, ठीक है। तो यहाँ एफ का कुछ रूल नहीं है, माने ये जो अंदर बाहर पड़ा होता है वो फंक्शन के ऊपर कुछ रूल ही नहीं डालता है, कुछ वो इफेक्ट ही नहीं डालता। क्यों? क्योंकि भाई ये जो आया ये वाला चीज़ है यहाँ एडजस्ट हो गई, और एडजस्ट होने के बाद हम तुरंत ये लिख सकते हैं। और लिख क्यों सकते हैं? ये यही तो है, ये यही तो है, लिख क्यों सकते हैं? ये यही है भाई। तो ये लेके चले थे, ये आया और यही पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। पावरफुल टूल्स मैंने जनरेट करवा दिया। अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे बच्चों वो इसकी एप्लीकेशंस काम करेंगे कि भाई nth पावर क्या होगा और मोड में क्या होगा, वो पीरियोडिक होगा कि नहीं, इन्वर्स में क्या होगा, और कई सारे चीज़ें वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर में सीखने को मिलेंगे। आप वीडियो में जोड़ते रहिएगा। और अब आज हम इसी के साथ हम वीडियो को ऑफ करना चाहेंगे। तो आप अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नहीं है तो चैनल में, और फॉलो ज़रूर करना है। और क्वेश्चन अगर आपके क्वेरी है कुछ भी मत रखो, कमेंट सेक्शन में बोलो। आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि कमेंट सेक्शन का हर एक रिप्लाई मैं देता हूँ, चाहे वो थैंक यू का क्यों ना हो। आप जोड़ते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। So thank you for watching this video, my dear students. Stay connected with me. Thank you.